नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हवलदार एमएससीपी नायब सूबेदार क्लर्क एसडी टिकेंद्र दहाल रिटायर्ड स्वागत करता हूं आप सबका सैनिक पाठशाला में। मैं जून 2022 में रेजिमेंट ऑफ आर्टी से रिटायर होकर आया हूं। दोस्तों, आज का वीडियो बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारियों वाला वीडियो है। डॉक्यूमेंट के बेस पर जानकारियां आपको मिलेंगी। आज का वीडियो मिस मत कीजिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा। कोई अगर मुझसे ये पूछे कि आपके चैनल में जितने भी वीडियोज हैं उनमें से टॉप 10 यानी कि सबसे महत्वपूर्ण 10 वीडियोज को आप छांटिए, तो उसमें से इस वीडियो को भी मैं महत्वपूर्ण वीडियोज की सूची में रखूंगा। इसलिए इतना महत्वपूर्ण वीडियो है, आप वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। एमएससीपी और एसीपी के बारे में आज के वीडियो में A to Z आपको समझाऊंगा। कई सारे पेंशनर मुझसे सवाल करते रहते हैं, आखिर ये एसीपी स्कीम है क्या, ये एमएससीपी स्कीम है क्या, इससे क्या फायदा होता है, किनको लागू है, किनको नहीं लागू है, सभी को, क्या फैमिली पेंशनर्स को लागू है, क्या डीएससी वालों को लागू है। हर सवाल का जवाब आज के इस वीडियो में दूंगा। अगर सूबेदारी में 8 साल नौकरी किया तो क्या सूबेदार मेजर का एमएससीपी लागू है। बहुत सारे सवाल हैं, जिन सवालों का जवाब आज के इस वीडियो में मिलेगा। कई सारे व्यूअर्स मुझसे पूछते हैं, आपके पास इतने सारे डॉक्यूमेंट कहां से आ जाते हैं, आप इतने सारे डॉक्यूमेंट, लेटर्स, रूलिंग दिखाते हैं, ये कहां से आते हैं। दोस्तों, मैं बाय ट्रेड क्लर्क था, तो इतना तो रिसोर्सेस होता ही है कि मैं जो है डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर सकूं। और साथ ही साथ दोस्तों, मेरी सिखलाई में, हमारी ट्रेनिंग में ही एज ए क्लर्क ये सिखाया जाता है कि जो भी काम करें डॉक्यूमेंट के बेस पर ही करें। और यही चीज मैं यूट्यूब में भी करता हूं, आपको जो भी जानकारियां देता हूं डॉक्यूमेंट के बेस पर ही देता हूं। दोस्तों, तो चलिए आज के वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक आंकड़ा आपको दिखाना चाहूंगा। ये सामने जो आंकड़े आप देख पा रहे हैं, ये मेरा 21 मई 2025 को अपलोड किए गए वीडियो के आंकड़े हैं। इस वीडियो को लगभग 3.5 लाख से ज्यादा लोगों ने अभी तक देख लिया है, लेकिन इसके महत्वपूर्ण आंकड़े आप देखिए। इसमें अभी भी ऐसे व्यूअर्स 61.2% ऐसे व्यूअर्स ने वीडियो को देखा है जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो कि चैनल के नॉट सब्सक्राइबर्स हैं। और 38.8% ही ऐसे लोग हैं, ऐसे व्यूअर हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब करके रखा हुआ है। यानी कि आज के डेट में भी बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जो वीडियो तो देखते हैं मेरे, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब करना फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले समय में सैनिक पाठशाला से दी गई महत्वपूर्ण जानकारियों से आपको महरूम ना होना पड़े। इसलिए चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करें और एक कमेंट भी करें कि देश के कौन से जगह से आप मेरा वीडियो देख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं जानकारियों की ओर। सबसे पहले एमएससीपी एसीपी स्कीम A to Z। जी हां, एसीपी और एमएससीपी स्कीम के बारे में आज A to Z आपको समझाऊंगा। ये वीडियो पूरा देखेंगे, अगर एक तरफ से स्किप किए बगैर देखेंगे तो आपको एमएससीपी एसीपी से जुड़ा हुआ कोई भी डाउट नहीं बचेगा। चलिए, सबसे पहले एमओडी यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 30 मई 2011 को पहला वो लेटर निकाला गया था जिस लेटर के बेस पर एमएससीपी को लागू किया गया था। ये सामने आप वही लेटर देख पा रहे हैं। भारत सरकार का रक्षा मंत्रालय का ये वही लेटर है जिस लेटर के बेस पर एमएससीपी को सबसे पहली बार जो है लागू किया गया था। उसके बाद आर्मी हेडक्वार्टर का अगला लेटर, वो लेटर निकला था 13 जून 2011 को। ये सामने आप वही लेटर देख पा रहे हैं। 13 जून 2011 का ये एमएससीपी से जुड़ा हुआ वही लेटर है जिसमें डिटेल्स में हर चीज दिया गया है कि एमएससीपी किस कंडीशन में लागू है, किस कंडीशन में लागू नहीं है, हर चीज को समझाया गया है। सिपाही है, नायक है, हवलदार है, तो किस हिसाब से एमएससीपी का काउंट किया जाएगा, सब कुछ समझाया गया है आर्मी हेडक्वार्टर के इस लेटर में। और भी एक लेटर है दोस्तों, वो है 25 जुलाई 2018 का लेटर। और 25 जुलाई 2018 का लेटर है एमएससीपी को के डेट को बदलने का, जिसमें इस लेटर के जरिए, सामने वही लेटर आप देख पा रहे हैं, अब इस लेटर के जरिए भारत के राष्ट्रपति ने इस बात की घोषणा की थी कि जो एमएससीपी पहले 1 सितंबर 2008 से शुरू किया गया था, उसका डेट बदलकर 1 जनवरी 2006 किया गया। और ये केवल डिफेंस वाले पेंशनर्स के लिए या डिफेंस वाले एम्प्लॉइज के लिए ही किया गया था। तो ये तो थे डॉक्यूमेंट। इसके अलावा भी एसीपी का भी एक डॉक्यूमेंट है जो कि 7 अगस्त 2003 का डॉक्यूमेंट। ये सामने आप एक लेटर देख पा रहे हैं, ये आरटीआई का जवाब है। जो मैंने आरटीआई लगाया था उसका जवाब मुझे मिला था, इसी जवाब के तहत मैंने 7 अगस्त 2003 का लेटर भारत सरकार से मांगा था, जिसका कॉपी आप देख पा रहे हैं। 7 अगस्त 2003 का यही वो लेटर है जो 2006 से पुराने रिटायरीज को, 7 अगस्त 2003 से लेके 31 दिसंबर 2005 के बीच के रिटायरीज को एसीपी ग्रांट करता है। तो आपने अभी लेटर्स देखे, डॉक्यूमेंट देखे। चलिए अब मैं आगे समझाता हूं कैटेगरी वाइज कौन से कैटेगरी के पेंशनर्स हैं जिनको एसीपी हो या एमएससीपी हो वो लागू है। देखिए, 1 जनवरी 2006 से 31 अगस्त 2008 इस बीच के रिटायरीज को इनिशियली एमएससीपी लागू नहीं था। एमएसीपी मॉडिफाइड एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन की बात कर रहा हूं, ये लागू नहीं था। लेकिन बाद में जब ये 25 अगस्त 2018 का लेटर निकाला गया, उसके बाद उनको एमएसीपी लागू किया गया दोस्तों। उसके बाद
1 सितंबर 2008 से लेके अभी तक के जितने भी पेंशनर हैं, जितने रिटायरी हैं या जो कर्मचारी हैं जो अभी सर्विस में भी हैं, तो उनको एमएसपी शुरू से ही लागू है। 1 सितंबर 2008 से आज के डेट में भी लागू है। आगे समझाऊंगा एमएसपी किस किस कंडीशन में लागू होगा। उसके बाद दोस्तों 7 अगस्त 2003 से 31 दिसंबर 2005 के बीच के रिटायरीज को एसीपी लागू है। ये एमएसपी नहीं है, एसीपी है, जो 2006 से पहले के कुछ पीरियड के रिटायरीज को ही लागू है एसीपी, जिसका लेटर आपने देखा। उसके भी कंडीशंस आगे बताऊंगा दोस्तों। उसके बाद 1 जनवरी 2016 से अभी तक कुछ रिटायरीज को लागू है और वो डीएससी के रिटायरीज को लागू है। डीएससी के जितने भी पेंशनर हैं या कर्मचारी हैं उनको 1 जनवरी 2006 से लागू नहीं है, उनको लागू है 1 जनवरी 2016 से। तो डीएससी वालों के लिए ये थोड़ा सा नुकसान का एक सौदा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एसीपी का थोड़ा सा मैं आपको इंफॉर्मेशन दे दूं। एसीपी 7 अगस्त 2003 से 31 दिसंबर 2005 तक लागू है। 10 साल का किसी का सर्विस है और वो नायक से नीचे का अगर पेंशन प्राप्त कर रहे हैं तो उनको नायक का पेंशन प्राप्त हो सकता है, लेकिन उसमें कुछ क्राइटेरिया हैं। जैसे प्रमोशन के लिए जो क्यूआर होते हैं वही क्यूआर एसीपी के लिए भी थे, एसीपी वाले स्कीम में। और किसी की सर्विस अगर 20 साल या उससे ऊपर है और नायक या सिपाही का पेंशन वो ले रहे हैं तो उनको हवलदार का पेंशन मिल सकता है। और 30 साल सर्विस पूरा होने पर नायब सूबेदार का भी पेंशन एसीपी के स्कीम में है, लेकिन 30 साल सर्विस पूरा फौज में किसी का होता नहीं है। तो इसलिए नायक और हवलदार का ही एसीपी लागू है 10 साल और 20 साल का सर्विस पूरा होने पर। अब चलिए एमएसपी के बारे में डिटेल्स में समझते हैं। सबसे पहले 8, 16, 24, 8 साल का लेंथ ऑफ सर्विस। अगर आपका सर्विस 8 साल पूरा हो गया तो आपको नायक का एमएसपी लागू है। जी हां, 16 साल पूरा हो गया तो आपको हवलदार का एमएसपी लागू है। और आपका अगर सर्विस 24 साल पूरा हो गया तो आपको नायब सूबेदार का एमएसपी लागू है, आप अगर सिपाही में भर्ती हुए हैं तो। क्योंकि इसमें सर्विस फिजिकल चाहिए दोस्तों। अगर किसी का एनक्यूएस है तो वो माइनस हो जाता है। जैसे कोई ओएसएल हो रखा था, एडब्ल्यूएल हो रखा था, उसको सर्विस पीरियड से माइनस कर दिया जाता है, इसलिए उतना ही फिर आपको ज्यादा सर्विस करना पड़ता है। या तो फिर एक ही रैंक में अगर आपने 8 साल सर्विस कर लिया तो अगले रैंक का आपको एमएसपी लागू है। फॉर एग्जाम्पल मैं हवलदार जल्दी बन गया था क्योंकि मैं क्लर्क था, क्योंकि क्लर्क में थोड़ा जल्दी प्रमोशन होता है, तो जल्दी हवलदार बन गया। इस वजह से हवलदारी में मैंने 8 साल पूरा सर्विस कर लिया, जिस वजह से मुझे एमएसपी नायब सूबेदार मिला। तो ये है कंडीशन, एक ही रैंक में 8 साल तक सर्विस करने से भी अगला एमएसपी मिलता है। अब चलिए, सिपाही जो भर्ती होते हैं उनको नायक का एमएसपी मिल सकता है, हवलदार का मिल सकता है और नायब सूबेदार का मिल सकता है, लेकिन इससे ऊपर का एमएसपी सिपाही भर्ती वालों को नहीं मिलता है। कोई सिपाही में भर्ती हो गया और बाद में जाकर के उसका सवाल एक नीचे मैंने लिख रखा है, वो मैं बाद में इस वाले पॉइंट में समझाऊंगा। चलिए, कोई सीधा हवलदार भर्ती है, डायरेक्ट हवलदार भर्ती है, तो उनको नायब सूबेदार का एमएसपी मिलेगा, सूबेदार का मिलेगा, सूबेदार मेजर का भी एमएसपी उनको मिल सकता है। अगर कोई सीधे नायब सूबेदार के भर्ती हैं, जैसे आरटीजेसी वगैरह होते हैं, उनको सूबेदार का, सूबेदार मेजर का और ऑनररी लेफ्टिनेंट का भी एमएसपी मिलता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इनएलिजिबिलिटी, क्या क्या ऐसे कंडीशन है जो आपको एमएसपी से इनएलिजिबल बनाता है, यानी कि आपको एमएसपी से वंचित करता है। 2 ही कंडीशन है दोस्तों। आपने अगर प्रमोशन के लिए अनविलिंग किया हुआ है तब आप एमएसपी के लिए एलिजिबल नहीं है, या तो आपको कोई ऐसा पनिशमेंट मिला हुआ है जिस दिन आपको एमएसपी लगना है उस दिन भी अगर उस पनिशमेंट का असर है तो आपको एमएसपी नहीं मिलेगा। अब यहां पर अनविलिंगनेस में भी कुछ कंडीशन है, जैसे कि अनविलिंगनेस में कंडीशन क्या है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपका 16 साल कंप्लीट हो गया, तब तक आपने अनविलिंग नहीं दिया, उसके बाद आपने अनविलिंग दिया है तो आपको एमएसपी हवलदार लागू है। आपने बेशक अनविलिंग दिया हो प्रमोशन के लिए, लेकिन फिर भी आपको एमएसपी हवलदार लागू है, क्योंकि जिस दिन आपका एमएसपी हवलदार लगना है तब तक आपने अनविलिंग नहीं दिया था, उसके बाद दिया है। तो ये भी एक कंडीशन है। और पनिशमेंट का भी एक कंडीशन है, जैसे कि मान लीजिए आपको पनिशमेंट मिल गया, रेडिंग की एंट्री मिल गया, तो आपका जो बीच का जो 1 साल रेडिंग का एंट्री का असर 1 साल का होता है, तो वो 1 साल माइनस होकर के फिर आगे जैसे अगर आप सर्विस में रहते हैं तो तब भी आपको एमएसपी मिल सकता है। लेकिन एमएसपी के डेट में आपका पनिशमेंट का असर नहीं होना चाहिए। तो समझ गए होंगे आप। और अनविलिंग में और एक चीज है, कैडर अनविलिंग। अगर आप प्रमोशन कार्डर के लिए अनविलिंग है तो नॉर्मली आपको रिकॉर्ड ऑफिस या यूनिट की तरफ से पार्ट ऑर्डर नहीं किया जाता, लेकिन ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिसमें कैडर अनविलिंग में कोर्ट द्वारा पेंशनर को एमएसपी देने का आदेश सुनाया गया है। अगला पॉइंट दोस्तों, मेडिकल कैटेगरी, एसीआर, प्रमोशन कार्डर एक्सेट्रा, नो या यस। जी हां, नो भी है, यस भी है।
क्योंकि जो एसीपी स्कीम था प्री 2006 रिटायरीज के लिए, उसमें ये कैडर कैडर वगैरह चाहिए होता है। लेकिन एमएससीपी जो कि 1 जनवरी 2006 से अभी तक का जो स्कीम है एमएससीपी स्कीम, इसके लिए ना आपको मेडिकल कैटेगरी में फिट होने की जरूरत है, ना आपको एसीआर में कोई नंबर लेने की या कोई अच्छे नंबर लेने की जरूरत है, ना आपको प्रमोशन कैडर पास करने की जरूरत है। यानी कि कोई भी क्राइटेरिया आपको एमएससीपी से वंचित नहीं करता है। केवल प्रमोशन के लिए आपने अनविलिंग नहीं किया हुआ होना चाहिए और आपने जो पनिशमेंट जो है, आपका पनिशमेंट का ऐसा असर नहीं होना चाहिए उस डेट पर जिस डेट आपको एमएससीपी लगना है। तो ये हो गया आपका क्राइटेरिया। अगला दोस्तों, फैमिली पेंशनर्स को लागू है क्या? ये सवाल भी पूछा जाता है कि क्या फैमिली पेंशनर्स को एमएससीपी लागू है? जी हाँ, लागू है। कैसे कंडीशन में लागू है? मान लीजिए कोई एक पेंशनर है जिनको एमएससीपी मिलना था, वो रिटायर होके आ गए, एमएससीपी नहीं मिल पाया। आने के बाद खुदा न खास्ता 2-4 साल के बाद उनका देहांत हो जाता है, मृत्यु हो जाता है और फैमिली पेंशन शुरू हो जाता है। तो वो फैमिली पेंशनर अपने हस्बैंड का या पिताजी का, जो भी उनके रिश्तेदार थे, उनके ऑन बिहाफ में एमएससीपी का क्लेम कर सकते हैं। क्योंकि उनको लागू था, नहीं मिला, बाद में फैमिली पेंशन शुरू हो गया, अलग बात है। लेकिन ऐसे कंडीशन में फैमिली पेंशनर भी एमएससीपी का डिमांड कर सकते हैं, उनको भी एमएससीपी लागू है दोस्तों। अगला सवाल, सूबेदार में 8 साल सर्विस कर लिया तो क्या एमएससीपी सूबेदार मेजर मिलेगा? यह महत्वपूर्ण सवाल है। मैंने यहां पर जो आपको समझाया था, सिपाही के लिए केवल नायक, हवलदार और नायक सूबेदार का ही एमएससीपी लागू है। आप सिपाही में भर्ती हुए थे, नायक बने, हवलदार बने, नायक सूबेदार बने, सूबेदार बन गए। अब सूबेदार में आपने लंबा सर्विस कर लिया, 8 साल का सर्विस, तो लोग सोचते हैं कि अब सूबेदार मेजर का एमएससीपी मिल जाएगा। बिल्कुल नहीं मिलेगा। जो सिपाही में भर्ती हैं उनके लिए मैक्सिमम 3 ही अपग्रेडेशन है। यानी कि वो 3 अपग्रेडेशन नायक का होगा, हवलदार का होगा, नायक सूबेदार का होगा। उससे ऊपर आप प्रमोशन लेके चले गए तो एमएससीपी का आगे उसके ऊपर कुछ भी आपको फायदा नहीं मिलेगा। उसी तरीके से हवलदार के लिए, नायक सूबेदार के लिए मैं समझा चुका हूं, उनके लिए ये आगे के प्रावधान हैं। तो आप समझ गए होंगे, अगर आपने सूबेदारी में 8 साल नौकरी किया और आप सिपाही के भर्ती थे तो आपको नहीं मिलेगा एमएससीपी सूबेदार मेजर। लेकिन हाँ, आप अगर हवलदार के भर्ती थे, नायक सूबेदार के भर्ती थे, तब आपको मिल पाएगा। तो ये वाला कंडीशन भी आप समझ गए होंगे। अब सीक्वेंस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, जी हाँ, डॉक्यूमेंटेशन का क्या सीक्वेंस होता है एमएससीपी के लिए या एसीपी के लिए? सबसे पहले तो पार्ट 2 ऑर्डर होता है। पार्ट 2 ऑर्डर यूनिट से भी होता है और आप रिटायरी हैं तो रिकॉर्ड ऑफिस से भी पार्ट 2 ऑर्डर हो सकता है। तो पार्ट 2 ऑर्डर होने के बाद आपका पार्ट 2 ऑर्डर पीओआर जाता है। पीओआर से जैसे आपका पार्ट 2 ऑर्डर एडजस्ट हो जाता है, फिर रिकॉर्ड ऑफिस आपका कोरिजेंडम पीपीओ के लिए एलपीसी कम डाटा शीट प्रोसेस करता है, जो चला जाता है पीओआर। पीओआर से ऑडिट होके जाता है पीसीडीए, उसके बाद पीसीडीए से कोरिजेंडम पीपीओ निकलता है और आपको एमएससीपी का फायदा मिलता है। अब पार्ट 2 ऑर्डर में अगर बहुत ज्यादा देरी हो गई है तो उसके साथ आपका टाइम बार्ड सैंक्शन भी लगता है, क्योंकि फाइनेंशियल इंप्लीकेशन वाले जितने भी पार्ट 2 ऑर्डर्स हैं, जितने भी क्लेम्स हैं, वो 2 साल से ज्यादा अगर डिले हो जाते हैं तो उसमें सैंक्शन लिया जाना होता है। फाइनेंशियल कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का सैंक्शन लेने के बाद ही वो पार्ट 2 ऑर्डर जो है आगे बढ़ते हैं। आई थिंक दोस्तों एमएससीपी से जुड़े हुए लगभग हर डाउट को मैंने आज के इस वीडियो में क्लियर कर दिया। इसके अलावा भी अगर आपका एमएससीपी से जुड़ा हुआ कुछ डाउट अगर बचता है तो आप मुझे व्हाट्सएप में जो है मैसेज कीजिएगा। अगर मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास नहीं है तो आप चैनल को ज्वाइन कीजिए, आपको व्हाट्सएप नंबर मिलेगा। आप मुझसे सवाल इस तरीके के कर सकते हैं, कुछ भी पेंशन से जुड़ा हुआ सवाल हो, कोई भी आपका प्रॉब्लम चल रहा हो, आप व्हाट्सएप के जरिए मुझे पूछिए। व्हाट्सएप नंबर लेने के लिए चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इसी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी था कि आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।